जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था ना, कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के मात्र दो पक्ष होते हैं, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। ठीक है। और ये दोनों पक्ष होते हैं, जैसे डेबिट का पक्ष हो गया, आपका क्रेडिट का पक्ष हो गया, ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग सही नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है। यानी कि अकाउंटिंग का रूल है, जितना आपका डेबिट का अमाउंट होगा उतना ही आपका क्रेडिट का अमाउंट होगा। इसको मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो जैसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए पहले तो आप ये समझिए, मैंने इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा बिजनेस एंड होता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको। यानी कि 1 अप्रैल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को हमने बिजनेस क्या किया, क्लोज किया। तो जैसे हमारा जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है या जो फाइनेंशियल जो डेट होता है, इसको हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल को हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को अपने बिजनेस को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो जैसे मान के चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इसमें इसके अंतर्गत आपको ये जानना होता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या कितने रुपए का स्टॉक हमारे बिजनेस में बचा हुआ है, या कितने रुपए की लायबिलिटी है, या कितने रुपए का कैपिटल हमारे बिजनेस में बचा हुआ है। इसकी जांच करना होता है ना। जैसे इसमें लिखा भी है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में, करा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार फाइनेंशियल पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर में रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। जैसे मान के चलिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 या 1 अप्रैल 2022 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च 2023 को अपनी बिजनेस हम क्लोज करना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर तो यही होता है, लेकिन अपना 1 महीने में अपनी बिजनेस में ये कंपेरिजन करके देखते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, या कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, या हमारा कितने ऊपर लाइबिलिटी कितने रुपए का है, या कितने रुपए का हमारे पास कैपिटल बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए जांच करते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि जब तक वो जांच नहीं करेंगे तब तक उनको क्या पता चलेगा कि हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि छोटा बिजनेसमैन है, उसको भी पता है कि 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को क्लोज करते हैं। लेकिन अगर हम मंथली वाइज अगर इसकी जांच नहीं करेंगे, अगर इसका मंथली वाइज स्टेटमेंट अगर हम नहीं निकालेंगे, तो पता ये चलेगा कि हमको खुद भी नहीं पता चल पाएगा कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, या कितने रुपए का हमारा जो है लाइबिलिटी बचा हुआ, कितने रुपए का लाइबिलिटी है, या कितने रुपए का कैपिटल बचा हुआ है, या कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये बिजनेस में जांचने के लिए कि हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे जा रहा है, किस रेशियो से हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, इसको जांच करने के लिए, इसको कंपैरिजन करने के लिए 1 महीने पे या 3 महीने पे या 1 साल पे हम आसानी तरीके से अपने बिजनेस में ये पता करते हैं कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, या लॉस कितने रुपए का हुआ है, या हमारे स्टॉक में सामान कितने रुपए का बचा हुआ है, या कितने लाइबिलिटी है, या कितना कैपिटल। जैसे मान के चलिए कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है और वो बिजनेस स्टार्ट किया कुछ पूंजी लगा करके, और मंथली वाइज वो स्टेटमेंट नहीं तैयार कर रहा, उसका बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और मान के चलिए कि 6 महीने के बाद वो जांचना चाहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो मान के चलिए अगर उसके बिजनेस में अगर लॉस हुआ रहेगा, अगर वो कमजोर, मान के चलिए कि कमजोर आदमी है, तो वो बिजनेस को ट्रैक पे नहीं लेके जा पाएगा, वहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो वो बिजनेस में जब देखेगा कि इतना रुपया का लॉस हुआ, तो वही हार मान जाएगा, बिजनेस हमको करना ही नहीं है, उसको बहुत बड़ी क्षति होगी। समझ में आ रहा है ना। और वही मंथली वाइज अगर अपने बिजनेस में ये जांचते हुए चलेगा, तो मान के चलिए कि किसी महीने में मान के चलिए कि 10 रुपया अगर एक्स्ट्रा लग रहा है,
तो उस 10 रुपए को अगले महीने में सोचेगा कि 10 रुपए से कम ही हमारा जो है लॉस हो, वो अपना क्या करेगा, दिमाग लगाएगा। फिर अगले महीने में जाएगा, फिर अगले महीने में भी मान के चलिए कि उसका अगर लॉस होने की संभावना हो रही है, तो उसको लॉस होने से क्या करेगा, अपने बिजनेस को आसानी तरीके से वो मैनेज कर लेगा, आसानी तरीके से वो व्यवस्थित कर लेगा, ताकि इस महीने में जो लॉस हुआ है वो अगले महीने में हमारा लॉस ना हो। ये तभी हो सकता है जब हम हमेशा क्या करेंगे, मंथली वाइज एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। या बड़ा बिजनेस है तो 6 मंथ पे अपना स्टेटमेंट हम तैयार करते रहेंगे कि हमारा 6 मंथ में क्या रिजल्ट आया अपने बिजनेस का, हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे जा रहा है, किस रिस्पॉन्स में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, को आसानी तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के नाम से बोलते हैं। मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो ये समझिए कि उसका फायदा और नुकसान तत्काल में आपको लेकर के चलते रहना चाहिए। नहीं तो एक बैग अगर आपको लॉस होगा तो पता ये चलेगा कि आप अपने बिजनेस से हार बैठेंगे और अपने बिजनेस को आप अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को इस टॉपिक में? अब चलिए, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट ऐसे होना चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। जैसे देखिए इसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस हो गया, वाउचर हो गया, इसके आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। और कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे होना चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। जैसे कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो भी आप बिजनेस करिए वो लीगल आप बिजनेस करिए, उसका आपका रजिस्ट्रेशन का कागज होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसको आप जिस वाउचर में एंट्री किए उस वाउचर की एंट्री का रसीद आपके पास होना चाहिए, जो भी आपने एंट्री किया उसका एक इनवॉइस रसीद होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि अगर हमको हर तरीके से इनवॉइस हमको प्राप्त हो जाता है और वाउचर हमको प्राप्त हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि आपने परचेज किया है, किसी गुड्स को आपने परचेज किया है तो परचेज वाउचर में उसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। किसी गुड्स को आपने सेल किया है तो सेल वाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे। किसी से पैसा आपने प्राप्त किया तो रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे। किसी को आपने पेमेंट किया तो पेमेंट की वाउचर में आप एंट्री करेंगे। तो ऐसे ये पूरा डेट वाइज एंट्री आपके कंप्यूटर में होना चाहिए और प्लस एक लीगल आपका बिजनेस होना चाहिए, ताकि कल की डेट में अगर लॉ मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में अगर इसको पेश किया जाता है, कोर्ट में अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आपको पेश किया जाता है तो पूरे बिजनेस का जो भी आपका एविडेंस है, चाहे जो भी आपका वाउचर है, पूरी तरीके से लीगल पाया जाए, अनलीगल किसी भी प्रकार का न। तो इसके लिए पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हमारी जिम्मेदारी रहती है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस में कि हर कागज हमारा सही तरीके से होना चाहिए। जैसे अभी तो इस समय तो नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले आपने सुना होगा जब जीएसटी का छापा पड़ा था, जिसके पास जीएसटी नंबर था, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो आराम से अपना शटर, अपनी दुकान का शटर ओपन करके आराम से अपना गुड्स को बेच रहा था, अपनी प्रोडक्ट अपना बिजनेस कर रहा था। लेकिन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, जो जीएसटी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो शटर डाउन करके पहले ही फरार हो गया। आपने देखा था, बहुत सारे लोग ऐसे किए थे। तो इससे होता क्या है कि जैसे देखिए जीएसटी क्यों आगे की क्लास में आपको आएगा, जीएसटी गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहती है कि आप जो बिजनेस किए वो लीगल तरीके से किए कि अनलीगल तरीके से किए। जैसे कुछ गुड्स ऐसा होता है, कुछ ऐसा जैसे मान के चलिए कि पहले क्या होता था, पहले मालगुजारी असूला जाता था। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग होते थे, अगर आप हिस्सा अगर कोई मतलब मान के चलिए कि आपने कृषि किया है, खेती किया है, उसका जो अनाज वगैरह उत्पाद होता था उसमें से कुछ हिस्सा आप राजाओं को देते थे लगान के रूप में। लेकिन आज उस हिस्से को खत्म करके आज उसी की जगह पे जीएसटी लगा दिया गया। अगर आप बिजनेस करें या बड़े पूंजीपति हैं जो आप बिजनेस में अगर अपना हाथ बटाए हुए हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा कुछ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को आपको जमा करना है, और वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट आपसे लेकर के, जैसे क्या होता है, जैसे मान के चले कि आर्थिक स्थिति किसी देश का किसी जगह का कमजोर होता है, किसी जिले का कमजोर होता है तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। किसी देश में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है तो उस देश में सहायता किया जाता है, यही सारा पैसा बटोर कर। तो अगर ये कागज मजबूत नहीं होगा तो आप ये समझिए कि आप बिजनेस को अपने लीगल तरीके से नहीं चला सकते। वही बात ही इसमें बता रहा है। अब चलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अगला हेडिंग लिखा हुआ है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी बिजनेस करिए उसका एक मैचिंग होना चाहिए, उसका एक मैच होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है मैचिंग कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हो
और उस रेवेन्यू को पाने के लिए हम जितना एक्सपेंस करते हो उनकी मैचिंग होना अनिवार्य करा है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सकें। जैसे कि हमें किसी बिजनेस में फैक्ट्री में रेंट दिया हमने 10,000 रुपये तथा स्टाफ का सैलरी मैंने और अन्य खर्चा मैंने मिला करके कितना रुपया किया 90,000 रुपया, और उस मंथ में टोटल सेल अगर हमारा 2 लाख किया हो तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट हमारा कितना होता है 1 लाख रुपया होता है। नहीं समझ में आया? जैसे ध्यान से समझिए, इसमें बता रहा सबसे पहले कह रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में बता रहा है कि आपने जितना एक ही अकाउंटिंग पीरियड में आपने जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, रेवेन्यू का मतलब जितना आप आमदनी प्राप्त करते हैं, क्या उस आमदनी को पाने के लिए कुछ एक्सपेंस नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? जैसे मान के चलिए कि मैंने बिजनेस ओपन कर दिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में अगर बड़ा सा बिजनेस है तो कुछ इंप्लॉइयों को हम हायर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका रेंट देंगे। तो अगर हम रेंट देते हैं या इंप्लॉय को हायर करते हैं तो सिंपल सी बात है उसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट हमारा क्या जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। यानी कि वो पेमेंट हम दे रहे हैं, एक्सपेंस दे रहे हैं, तो किससे दे रहे हैं? तो जो रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं उसी में से तो दे रहे हैं, जो हमारी इनकम हो रही है उसी में से तो दे रहे हैं। तो दोनों ये मैचिंग होना चाहिए। कौन कौन सा? रेवेन्यू और एक्सपेंस। यानी कि कितने रुपए का आपने आमदनी किया और कितने रुपए आपने खर्चा किया, और जब तक ये दोनों कॉन्सेप्ट मैचिंग नहीं करेगा एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, तब तक आपका अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं होगा। कितना रुपया आपने खर्चा कर दिया, कितना रुपया आपने कमाया, ये दोनों का मैचिंग होना जरूरी है कि नहीं है? तो वही बात इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि मान के चलिए मैंने किसी महीने में 2 लाख रुपए का क्या किया हो? सेल किया। मैंने 2 लाख रुपए का किसी महीने में सेल किया, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जिसमें से 10,000 आप छांट दीजिए किसके लिए? 10,000 आप छांट दीजिए किसके लिए? रेंट के लिए। आखिर मान के चलिए कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ रूम वगैरह लेंगे, तो उसका एक्सपेंस देंगे कि नहीं देंगे? उसका रेंट देंगे कि नहीं देंगे? तो रेंट दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस में ही जाएगा ना। अब चलिए 10,000 रुपया आपने छांट दिया कि वो आपने फैक्ट्री का क्या किया है? रेंट जमा किया है, प्लस स्टाफ का सैलरी है और अन्य भी खर्चे हैं, जिसमें मिलाकर के टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 90,000 रुपये। अब ध्यान से समझिएगा, आपने 2 लाख रुपए का किसी प्रोडक्ट को आपने बिजनेस से सेल किया और जिसमें से खर्चा हो गया 10,000 एक बार और 90,000 एक बार, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख में से आपने 1 लाख रुपया खर्चा ही कर दिया, तो शेष कितना बचा? 1 लाख जो आपका बचा, वही 1 लाख रुपया हमारा बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लॉस? कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पे बताया भी है कि प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हुआ, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हुआ। ध्यान से समझिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, प्रॉफिट 1 लाख का हुआ और रेवेन्यू आपने प्राप्त किया कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का। रेवेन्यू आपने प्राप्त किया 2 लाख रुपए का, और एक्सपेंस कितना हुआ ओवरऑल पूरा मिला के? 1 लाख एक्सपेंस हुआ, तो शेष कितना बचा? 1 लाख। यही आपके बिजनेस का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट अभी हम नहीं निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर होगा एक्सपेंस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और जो लास्ट में हमारा अमाउंट निकल करके आएगा उसी अमाउंट को हम समझेंगे कि एक प्रकार का क्या है? प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना? यानी कि उस बिजनेस में मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने कितना रुपया खर्चा किया और प्लस आपने कितना रुपया आमदनी प्राप्त किया, ये दोनों का मैचिंग होना जरूरी है। अगर दोनों मैचिंग करेगा तब तो आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सही होगा, अगर नहीं मैचिंग करेगा तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं होगा। इसलिए आप कितना रुपया एक्सपेंस करते हैं और कितना रुपया इनकम करते हैं, हम आसानी तरीके से ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आसानी तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से केवल ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का होगा हमारा केवल प्रॉफिट। चूंकि 2 लाख रुपया मैंने बेचा किसी प्रोडक्ट को, मान के चलिए कि मैंने लैपटॉप का ही दुकान कर लिया, सपोज करिए लैपटॉप का ही मैंने दुकान कर लिया, और लैपटॉप में एक दिन की बिक्री, या फिर मान के चलिए कि जो भी हमारा बिक्री चला, मान के चलिए कि मैंने 2 लाख रुपए का सेल किया, और उस 2 लाख रुपए में मैंने 90,000 रुपया स्टाफ का सैलरी चाहे और भी अन्य खर्च आ गया उसमें मैंने एपीआर कर दिया, बचा 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया मैंने फैक्ट्री का खर्चा दे दिया, रेंट मैंने दे दिया।
तो 1 लाख रुपया तो ऐसे ही चला गया। और सेल मैंने कितने रुपए का किया, 2 लाख रुपए का किया है। तो 2 लाख में से अगर हम 1 लाख रुपया घटाएंगे तो 2 लाख को हम रेवेन्यू बोल सकते हैं और 1 लाख को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं। अब जब दोनों को माइनस करने के बाद जो शेष अमाउंट आपका बचेगा वही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका मैचिंग करना चाहिए। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे बता रहा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम हमको रिसीव हुआ। जैसे अगर आज की डेट में मान के चलिए कि आमदनी अगर हमारा हुआ 10,000 रुपए का, तो आज ही के डेट में हम मेंशन करेंगे, किसमें, अपनी कंप्यूटर में, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में, आज ही के डेट में हम उसको दिखाएंगे। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे अनअर्न्ड रेवेन्यू की बात हो रही है, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा रेवेन्यू हमको प्राप्त हुआ जिसको मैंने इनकम नहीं किया है, मैंने पहले से मैंने अर्निंग नहीं किया है, और फिर भी अगर कहीं से हमको इनकम प्राप्त हो रहा है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में बस वही रिकॉर्ड करेंगे जितना कि मैंने रेवेन्यू से अपना इनकम प्राप्त किया। जैसे आज की डेट में मैंने बिजनेस ओपन किया और मान के चलिए कि बिजनेस हमारा चलता गया और मैंने अपने बिजनेस से 10,000 रुपया इनकम के रूप में प्राप्त किया, मतलब मैंने सामान बेचा और 10,000 रुपया अपने बिजनेस से मैंने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, तो वो तो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। तो उस डेट में, जैसे आज के डेट में हुआ है तो आज ही के डेट में हम उसकी एंट्री करेंगे। अब ऐसा कोई इनकम अगर हमारे पास हो जाए जो अनअर्न्ड हो, जिसको मैंने अर्निंग ना किया, तो वैसे इनकम को हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मान के चलिए मैंने कोई बिजनेस किया और बिजनेस करने पे मान के चलिए कि मैंने आज 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच दिया, तो हमारी क्या कहलाएगी, अर्निंग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। कि मान के चलिए कि अपने बिजनेस में मैंने अर्निंग किया, यानी कि मैंने उतना प्राप्त किया, ठीक है, तभी तो हम उसको इनकम मान रहे हैं। और मान के चलिए कि उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान के चलिए कि कहीं दूसरे जगह से अगर हमको पैसा मिल गया तो वो हमारा इनकम का पैसा नहीं है, अर्निंग का पैसा नहीं है। मान के चलिए मैंने किसी को उधार दिया था, वो पैसा हमको रिसीव करवा दिया, तो उसको हम इनकम मान करके और ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि वही रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है लीगल एस्पेक्ट रेस कॉन्सेप्ट। लीगल का मतलब क्या होता है, लीगल का मतलब, लीगल की बात हो रही है, हाँ, फ्रॉड ना हो, लीगल लीगल हो, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। अरे यार तुम्हारी बिजनेस तो बिल्कुल लीगल बिजनेस है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई अधिकारी भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बिजनेस एक लीगल पे चल रहा है, मतलब तुम अनलीगल नहीं हो, हर तरीके से तुम मैच्योर हो। अगर गवर्नमेंट ये भी देखता है कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है, इसका जीएसटी नंबर है कि नहीं है, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कागज पत्र अपना बनवाया है कि नहीं बनवाया है, तो वही तो होता है लीगल डॉक्यूमेंट। तो इसमें बता रहा है लीगल कॉन्सेप्ट में, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के होनी चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया, आप कोर्ट में आपको मान के चलिए कि जाना है, आपने बिजनेस किया है और कुछ अपने बिजनेस से संबंधित आपको कुछ जवाब सवाल होना है वहां पे, और आपको बुलाया गया, तो मान के चलिए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ओके नहीं है तो आप जाने से इतराय नहीं करेंगे, मान के चलिए कि कहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस चल तो रहा है लेकिन हमारा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हम जाएंगे तो हम फंस सकते हैं, बाद में हमारी बिजनेस पे ताला लग सकता है। इसलिए अगर आप हर तरीके से डॉक्यूमेंट से मजबूत हैं तो आप जा सकते हैं, अपनी बिजनेस के पूरे डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। वही बात इसमें कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट हुआ वो लीगल रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए, यानी कि वही होना चाहिए जो आजकल जो गवर्नमेंट मांग रही है या कोर्ट ऑफ लॉ में जो पेश किया जा रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अनलीगल पाया जाता है तो आपके बिजनेस में वहीं पे ताला लग सकता है, इसलिए आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। अगर लीगल है तो सिंपल सी बात है, हमारी कागजात भी लीगल होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन भी लीगल होगा, हमारा जीएसटी भी लीगल होगा, अगर हर महीने में हम पे करते हैं तो हमारा हर तरीके से कागज हमारा मजबूत होगा, तो फिर हम कहीं जा सकते हैं, कहीं पेशी मतलब उससे नहीं है, क्योंकि हम हर तरीके से अपनी जगह पे क्या है, सही है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है
एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस यानी कि खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि अपनी बिजनेस में हम दो ही तरीके से डेटा स्टोर करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। अगर मैंने कहीं से इनकम प्राप्त किया है, अगर अपनी बिजनेस में मैंने इनकम प्राप्त किया है, तो ये सिंपल सी बात है, मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचा होगा तभी जाकर के हमको इनकम प्राप्त हुआ है। तो उसको भी अपनी अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर पे दिखाना होता है कि आज की डेट में मैंने क्या क्या अपनी बिजनेस में क्या क्या सेल किया है, कितने रुपए का मैंने इनकम किया है। अगर आप किसी को पेमेंट देते हैं, किसी को रेंट देते हैं, तो क्या उसको रिकॉर्ड अपने अकाउंटिंग में नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको भी करते हैं, और प्लस जो इनकम होता है उसको भी करते हैं। वही बात इसमें कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। रेवेन्यू मतलब आमदनी, इसी को तो रेवेन्यू बोलते हैं। यानी कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। कह रहा है कि न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर, और कह रहा है कि रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर एक्सपेंस होता है तो उस रिकॉर्ड उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजेक्शन को, यानी कि जो भी हमारी लेन देन हो रही है, जो भी हमारा सौदा हो रहा है हमारी बिजनेस में, यानी कि इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, और एक्सपेंस यानी कि खर्च होने पर भी रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि जो भी हम बिजनेस में अपना सौदा कर रहे हैं, मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में मान के चलिए कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी को मैंने जो मान के चलिए कि इनकम मैंने प्राप्त किया और मैंने एक्सपेंस किया, ये दोनों कंडीशन में हम अपनी अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कब कितने रुपए का इनकम हुआ था और कब कितने रुपए का हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हुआ था। क्योंकि जब तक हम जो है इसको हम जब तक इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट भी मैच नहीं करेगा। जब कॉन्सेप्ट मैच नहीं करेगा तो सिंपल सी बात, हमारा बिजनेस में ट्रांजेक्शन सही से नहीं हो पाएगा। जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन सही से नहीं हो पाएगा तो हम अपने बिजनेस में क्या पता कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस में कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ लॉस हुआ, या कितने रुपए का कैपिटल बचा हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम क्लियर करके चलते हैं, तो लास्ट में हम अकाउंटिंग में जा करके ये मैचिंग करवाते हैं कॉन्सेप्ट की, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, यानी कि अर्निंग मैंने कितने रुपए का किया है, एक्सपेंस मैंने कितने रुपए का किया, ये पूरा मैचिंग करवाने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? आवाज नहीं आ रहा? अब चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या आता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप यूं समझिए कि 1 से लेकर के 70 पे जो आपको मिला हुआ है, इसमें ये बहुत ही मोस्ट ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैंने बॉर्डर लगा दिए, क्योंकि देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको पढ़ना हो तो पूरा आपका अकाउंटिंग खत्म होगा मात्र 3 ही अकाउंटिंग उसमें दिया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। तो चलिए, इस अकाउंट को जानने से पहले पहले तो आप लोग ये बताइए कि एसेट्स होता क्या है। प्रदीप बताओ, एसेट्स क्या होता है? आप बताओ, एसेट्स क्या होता है? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी सुनेगा सोच लेना कितनी बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हो। हाँ बताओ अनिकेत, एसेट्स क्या होता है? कॉपी बंद कर दो आप लोग, कॉपी जब खोलने के लिए कहा जाता है तो आप लोग नहीं खोलते। बताओ, हाँ तुम बताओ मिस्टर, हाँ तुम बताओ। घुमाओ फिराओ मत, मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताओ। व्हाट इज एसेट्स? बैंक आ गया, कैश आ गया, दुकान आ गया, जमीन आ गया, सब इसी में जोड़ दो। मैंने बस यही पूछा है कि एसेट्स होता क्या। आप बताओ अंजलि। बस एक शब्दों में आप बोलिए, इसमें एक शब्दों में आप बोलिए कि पहले तो आप ये बताइए कि एसेट्स का मतलब होता है क्या? संपत्ति।
मैंने तो ही ना पूछा व्हाट इज एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। और देखिए एसेट्स का डिफिनीशन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे पा जाएंगे। वे सभी अस्थाई या अस्थाई वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं। समझ में आ रहा है ना, उसी को हम एसेट्स बोलते हैं और मैंने पढ़ाया भी है। वे सभी वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलाने में मदद करती है वही हमारे लिए एसेट्स कहलाती है। और दो प्रकार का एसेट्स होता है, एक करेंट और एक फिक्स। तो देखिए इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, रियल अकाउंट के अंतर्गत ये आएगा। अब किसको किसके अंतर्गत रखा गया तो ये क्लियर तब होगा जैसे मैंने याद करिए, मैंने आपको परचेज अकाउंट बताते समय मैंने आपको परचेज बारे में बताया था। परचेज किसे बोलते हैं बताइए? परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में मैंने बताया था, सेल और सेल रिटर्न के भी बारे में मैंने बताया था। यही तो मैंने पूछा था, तो आप लोग आंसर सही से नहीं दे पाए हो कॉपी में। जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। वे सभी वस्तुएं जो हम बेचने के पर्पज से खरीदे, क्यों, इसी को तो परचेज बोलते हैं। और परचेज का मतलब होता है क्रय करना, क्रय, क्रय का मतलब खरीदना। और इसी का छोटा भाई मैंने आपको बताया था परचेज रिटर्न। किसी कारणवश अगर कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम उसको वापस कर रहे हैं, खरीदा हुआ सामान अगर आप किसी कारणवश वापस कर रहे हैं, वही आपके लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। तो परचेज में मैंने क्या बताया था, डेबिट बताया था कि क्रेडिट बताया था? परचेज अकाउंट के बारे में मैंने क्या बताया था, डेबिट की क्रेडिट? परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि हम अपने सप्लायर से खरीदते हैं। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो हमारा कस्टमर। तो देखिए परचेज अकाउंट के बारे में बात किया जाए तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है और परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। सेम इसी तरीके से सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होता है। समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर परचेज अकाउंट डेबिट कैसे होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कैसे होता है? इसको जानने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? इसको जानने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना जरूरी है। तो देखिए चलिए मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। इसमें देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, देखिए इसमें बता रहा है सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंट के प्रकार। कह कि पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है रियल अकाउंट, तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। तीनों के बारे में अगर बात किया जाए तो पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। समझ में आया? तीन अकाउंट होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को बोला जाता है क्या, व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट को बोला जाता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट को बोला जाता है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र मतलब समझ में आ ही रहा है, क्यों? नाम मात्र का खाता जैसे हमने कुछ खरीद लिया, अरे छोड़ो यार मत लिखो, हम आएंगे तो तुमको पैसा दे देंगे, बस नॉर्मल खाता होता है। लेकिन इन तीनों में अंतर है, इन तीनों में अंतर है। यानी कि किस अकाउंट को आप पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, किस अकाउंट को आप रियल अकाउंट बोलेंगे, और किस अकाउंट को आप नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। तीनों में अंतर है भैया। नहीं समझ में आएगा तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसी के बाद जस्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने वाला है, यही मेन टॉपिक है आपकी। देखिए सबसे पहले आता है आपका, इसमें पहला ऑप्शन दिया है टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट। और देखिए इसमें बता रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है, और यह अकाउंट नेचुरल किसी पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। और कह रहा है कि बिजनेस में अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो कह रहा है कि एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। जैसे इसमें किस किस प्रकार की अकाउंटिंग बन सकती है,
किस किस प्रकार के ऐसे खाते होंगे तो उसको आप पर्सनल अकाउंट में ला सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि लिखा हुआ है, कह रहा है कि नेचुरल पर्सन किसी इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी, जैसे आपने देखा होगा राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, क्यों, राजेश अकाउंट, रहीम अकाउंट, यानी कि नाम से संबंधित अकाउंट आ रहा है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का नेचुरल पर्सन का अकाउंट है। इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी, तो फर्म के बारे में बात किया जाए तो जैसे आरके ट्रेडर्स हो गया एक प्रकार का फर्म है, एसके ट्रेडर्स हो गया एक प्रकार का फर्म है, पीके ट्रेडर्स हो गया तो एक प्रकार का फर्म है। तो ऐसे अकाउंट को रखा जाता है किसके अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और तीसरा आता है कंपनी आदि का हो सकता है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, तो कौन सा खाता है वो, पर्सनल अकाउंट का खाता है। एचपी एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट। डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे बहुत सारा आपका जो है क्या होता है खाता बनता है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर आपने बताया कि एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये पर्सनल अकाउंट है, तो क्यों। आरके ट्रेडर्स आपने बताया कि पर्सनल अकाउंट है, क्यों। या राम अकाउंट आपने बताया पर्सनल अकाउंट है, क्यों। क्योंकि देखिए, अगर नाम से स्पष्ट किया जाए तो राम अकाउंट, राम अकाउंट की बात हो रही है ना, तो किसी आदमी का ही खाता है, किसी नेचुरल किसी पर्सन ने उसको खोला है, इसलिए उसके नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले किसके बारे में, फर्म के बारे में, आरके ट्रेडर्स, उसको किसी ने खोला ही तो होगा, उसका किसी का उसमें कोई ना कोई प्रोप्राइटर होगा। तो प्रोप्राइटर कौन होगा, एक पर्सन होगा, एक बिजनेस का प्रोप्राइटर होगा, वो क्या हो सकता है, पर्सनल अकाउंट हो सकता है। अगर एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात किया जाए, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात किया जाए, तो उसका भी कोई प्रोप्राइटर होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अगर इसमें प्रोप्राइटर इन्वॉल्व है, अगर उसमें पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो ऐसे अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। समझ में आया। अब इतना तो आप लोग समझ लिए, लेकिन अब इसमें किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो इसके भी बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, करे कि अगर बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, अगर बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे। अगर रिसीवर है तो उसका बिजनेस में अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर बिजनेस में रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट की रूल मैं बता रहा हूं, अगर बिजनेस में रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यदि व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, देता है तो गिवर हो जाएगा। और जब गिवर की बात आएगी तो बिजनेस का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन और भी अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन कल, पहले इतना ही आप लोग पढ़ के आइएगा घर से। तक इसको तीनों को कल की क्लास में बस केवल यही बताएंगे, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। मात्र तीन ही ऑप्शन कल बताएंगे, ठीक है। बस आज आपने केवल ये समझा कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, कल बताएंगे इसको डिटेल में पूरा। और पूरा पढ़ के आइएगा आप लोग, पूरा पूछेंगे भी।